गेट में ट्रांसलेशंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ट्रांसलेशन आप समझ रहे होगे, मतलब इंग्लिश सेंटेंस टू लॉजिक फार्मूला एंड लॉजिक फार्मूला टू इंग्लिश सेंटेंस। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत बार गेट में आते हैं। तो इनको करने के लिए ना मैंने आपको बताया था कि कॉमन सेंस मत लगाना। अगर आप बहुत ज्यादा कॉमन सेंस से जाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन काफी भारी गलत हो जाएगा। और क्योंकि गेट में बहुत ट्रैप क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, और वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बेटर वे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दूंगा। तो अब मैंने इस वीडियो में वही कीवर्ड्स को डिस्कस करना है आप सबके साथ, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कीवर्ड्स याद होंगे ना तो आपकी कन्वर्जन एकदम एग्जैक्ट आएगी, और उसमें गलत होने के चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि कीवर्ड्स आपको याद होंगे, आप डायरेक्टली कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन एकदम ठीक हो जाएगा। कॉमन सेंस या सोचने की तो कोई आपको कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ कीवर्ड्स आपको देता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को आराम से और बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास बट। ठीक है, बट इज जस्ट लाइक योर एंड। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक योर एंड। तो लॉजिक में हम इसको एंड से इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। सन इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज वेट। ठीक है, ओके। तो सन इज शाइनिंग आप इसको मान लो पी, ग्रास इज वेट ये मान लो क्यू। ये तो एग्जैक्टली आपको गेट में गिवन होगा, क्योंकि हम ऐसे अपने आप से तो कुछ मान नहीं सकते। तो प्रॉपर आएगा कि पी प्रोपोजिशन है सन इज शाइनिंग, क्यू प्रोपोजिशन है ग्रास इज वेट। तो आप बताओ सन इज शाइनिंग बट ग्रास इज वेट, इसका लॉजिक फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका लॉजिक फॉर्मूला आई थिंक आप गेस कर गए होगे। इसका लॉजिक फॉर्मूला होगा भाई पी एंड क्यू। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात ही है। बट एक बात ये भी सोचो कि क्या हमने ये एग्जैक्ट कन्वर्जन करी है। देखो, एक्चुअली बट एंड की तरह होता नहीं है, पर लॉजिक में हम उसको एंड की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमें बट को एंड की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोलता कि सन इज शाइनिंग एंड ग्रास इज वेट, तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हिडन मीनिंग है। मतलब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि सन शाइन कर रहा है तो ग्रास हमारी वेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर भी ग्रास वेट है। मतलब अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशंस कुछ मिल रहा है आपको, तभी हम लोग बट का यूज करते हैं। बट लॉजिक में हम लोग एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर सकते। मतलब लॉजिक क्या है, किस्म से हम लोग वही चीज है ना जो हम मशीन को दे रहे हैं, है ना। तो मशीन इज लॉजिकल, तो मशीन कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, है ना, उसमें इंट्यूशन नहीं होती। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट किया है मीनिंग को। तो जो हमारे इंट्यूशन वाला पार्ट था वो हमने बीच में से हटा दिया। इंट्यूशन क्या कह रही थी कि ग्रास को वेट नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली में ये वेट है, इसलिए हमने वर्ड बट लगाया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं और हम इसको एंड की तरह मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। एग्जैक्ट कन्वर्जन तो हमने नहीं करी है, क्योंकि हम एग्जैक्ट कर भी नहीं सकते। जो मशीन्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, ह्यूमंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ह्यूमन के पास कैपेबिलिटी है कि वो इंट्यूशन के थ्रू जा सकते हैं, बट मशीन इंट्यूशन को नहीं समझ सकती। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा और हम बट को एंड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो आपको अच्छे से माइंड में रखना है। अच्छा, सेकेंड कन्वर्जन है भाई अनलेस। अनलेस इज, चलो पहले ऐसे नेवरथलेस देखते हैं क्योंकि सेम है वो। तो नेवरथलेस इज ऑल्सो लाइक योर एंड। ठीक है, मतलब वही लॉजिक में सिंबल एंड। अच्छा, तो नेवरथलेस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा बट चलता है। तो हम ऐसे कह सकते थे कि आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम, नेवरथलेस आई पास। ठीक है, तो आप आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम इसको पी मान लो और आई पास को मान लो क्यू। तो हम क्या कहेंगे, नेवरथलेस इज जस्ट लाइक एंड। तो लॉजिक फॉर्मूला क्या होगा भाई, पी एंड क्यू। या आई स्टडी फॉर एग्जाम को आप मान लो पी, आई पास को मान लो क्यू। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते थे भाई, नॉट पी एंड क्यू, लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, अगर हम मान रहे हैं कि आई स्टडी फॉर एग्जाम इज पी, लेकिन अभी मैंने क्या माना है, आई डिडंट स्टडी फॉर एग्जाम, उसको हमने पी माना है, तो फिर हम कहेंगे पी एंड क्यू। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नेवरथलेस। अगेन वही बात है, यहाँ पे भी हमने डाइल्यूट कर दिया मीनिंग को, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपने स्टडी नहीं करी तो आपको पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप पास कर गए। तो हिडन मीनिंग है ना यहाँ पे, वो इंट्यूशन वाली बात है। तो इंट्यूशन वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है। मतलब हमने लॉजिक के पार्ट को इंटैक्ट रखा है और इंट्यूशन वाले पार्ट को डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि अभी मशीन्स में इंट्यूशंस नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेवरथलेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है अनलेस। ठीक है, अनलेस।
तो अनलेस याद रखना है आपको, अनलेस इज लाइक और, ठीक है, जो लॉजिक में हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कराते हैं और। ओके, तो पहले तो ये समझो कि अनलेस को हम और की तरह ट्रीट करते ही क्यों हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोलूं कि P अनलेस Q, P अनलेस Q, तो अनलेस को इंग्लिश में एग्जैक्टली इक्विवेलेंट किसके मानते हैं हम लोग, P इफ नॉट Q, ठीक है। तो अनलेस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इफ नॉट की तरह। ओके, तो अब आपको याद आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको इंप्लीकेशन की वीडियो में बताया था, पी इफ क्यू को हम लोग कैसे चेंज करते थे, मतलब अगर इंग्लिश में पी इफ क्यू है तो हम उसको लॉजिक में कैसे चेंज करते थे, क्यू इंप्लाइज पी, है ना, क्योंकि इफ उल्टा चलता था। तो बस अब आप यहां से समझ लो, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, पी, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, P इफ नॉट Q, है ना, हम इस टाइप से कह रहे हैं। तो आप समझ गए होगे हम इसको लॉजिक में कैसे चेंज करेंगे भाई, नॉट Q इम्प्लाइज P। अच्छा, तो अगर हमने लॉजिक में ऐसे लिखा है तो आई थिंक अब आप गेस कर रहे होगे, अगर मैं इसको बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट करूं तो क्या बनेगा ये भाई, Q बार का बार प्लस P, तो दैट इज नथिंग बट Q प्लस P, तो दैट इज नथिंग बट P और Q, ठीक है। तो इसलिए हमने अनलेस को और की तरह ट्रीट किया है। अच्छा, आपको सेंटेंस देखना है तो सेंटेंस देखो, मैं बहुत इजीली आपको लिख के दिखा सकता हूं। देखो सेंटेंस, जैसे हम कहें कि डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनलेस यू आर 100% श्योर, अनलेस यू आर 100% श्योर, ठीक है। ओके, तो अब एक बात ये सोचो, यहाँ पे मैं पहले P और Q आपको देता हूँ, फिर हम आपसे पूछेंगे कि इंग्लिश में हम इसको चेंज कैसे करेंगे। तो अगर मैं, क्योंकि देखो कई कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ जाता है ना, तो P हम मानते हैं कि प्रॉमिस एनीथिंग, P इज प्रॉमिस एनीथिंग, ओके। और Q है हमारे पास 100% श्योर, ठीक है, या ऐसे बोल दो प्रॉपरली, यू आर 100% श्योर, ओके। अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस को आप कैसे चेंज करोगे। तो डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, तो आप समझ गए होगे, डोंट प्रॉमिस एनीथिंग का मतलब होगा नॉट पी, है ना। अच्छा, यू आर 100% श्योर, इसका मतलब क्या है भाई, क्यू। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, नॉट पी और क्यू, समझ गए ना। अनलेस को मैंने अब डायरेक्टली चेंज कर दिया और में, तो नॉट पी और क्यू, तो जिसको हम लोग सिंपली कह सकते थे पी इंप्लाइज क्यू, ठीक है। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब देखो, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इक्विवेलेंट प्रूव करो, तो आप इक्विवेलेंट भी बोल सकते थे कि डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनलेस यू आर 100% श्योर, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एज इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो P प्लस क्यू के बराबर है ना ये, तो P प्लस क्यू आप लिख के दिखा दो। P प्लस क्यू को लिखने के तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, आपको याद आ रहा होगा। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरा इंप्लीकेशन का वीडियो देखो, मैंने वहां पे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था इंप्लीकेशन के बारे में। आई थिंक मैंने 45 मिनट्स का वीडियो बनाया था, तो 45 मिनट्स की वीडियो मैंने बहुत कुछ इंप्लीकेशन के बारे में बताया था। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज वो मेरा वीडियो देखो, उसके बाद आप इसको समझेंगे तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है, आपको थोड़ी सा शायद प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। तो P प्लस क्यू को चेंज करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता था कि इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग, मैं यहां लिखता हूं, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग, प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर, देन यू शुड बी 100% श्योर, ठीक है। ये शायद आपको पूरा मतलब विजिबल ना हो, तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं प्लीज आप उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर। तो ये दोनों सेंटेंसेस इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, लॉजिक बोल रहा है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम बता पा रहे हैं। बट वही बात है, अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, या सॉरी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा भाई इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था लॉजिक में कन्वर्ट करके देखना। तो अगर कोई दो आपसे पूछे जाए कि दो इंग्लिश सेंटेंसेस इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो आप उसका लॉजिक फॉर्मूला देखेंगे, लॉजिक फॉर्मूला सेम है तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। देखो आप इसको हम क्या कह रहे हैं कि डोंट प्रॉमिस एनीथिंग अनलेस यू आर 100% श्योर, दैट इज इक्विवेलेंट टू इफ यू प्रॉमिस एनीथिंग देन यू शुड बी 100% श्योर। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना, टेंसेस में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, या मतलब
थोड़ा बहुत हम उसको मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत चेंज भी कर रहे हैं सेंटेंस को, तो उससे हमें को फर्क नहीं पड़ता। जैसे यू विल को हम यू वॉज बना दें, कुछ भी बना दें, तो लॉजिक में हमें को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंसेस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को टाइम वाली बात नहीं होती, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना। तो कि जब हम लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं या लॉजिक से हम इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं, तो आर को विल कर सकते हैं, है ना, विल को शुड कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो सब आप चेंज कर सकते हो, इससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस पे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपके मन में ये आ सकता है ना कि यू आर 100% श्योर का है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ यू शुड बी 100% श्योर, तो लगभग लगभग ये सेम है, कोई खास फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये हो गया हमारे पास अनलेस की बात। अच्छा, अब एक एक दो केसेस और हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ अब। ओके, तो अब मैं पूरा बॉडी हटा ले मतलब रब कर लेता हूँ अच्छे से, और फिर कुछ कुछ सेंटेंसेस हम लोग और देखेंगे। तो मैं यहाँ पे समरी में लिखता जाता हूँ, बट इज इक्विवेलेंट टू एंड, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने समझा कि नेवरथलेस, नेवरथलेस इज जस्ट लाइक योर एंड। थर्ड पॉइंट हमने देखा अनलेस, अनलेस इज जस्ट लाइक और, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे। अच्छा, एक दो बात और है, आपको प्लीज ये भी समझ में आनी चाहिए, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। देखो, कई कई बारी क्या होता है ना, कई कई बारी आपके माइंड में आपको पता होंगी चीजें, कंसेप्ट पता होगा, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आप शायद एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अनलेस इज जस्ट लाइक और, है ना। तो अब देखो, पी अनलेस Q इज जस्ट लाइक सेइंग एस P और Q, है ना। तो मैं इसको दो तरीके से और भी रिप्रेजेंट करा सकता था। दो तरीके और क्या थे, हम बोल सकते थे कि नॉट P इंप्लाइज Q या नॉट Q इंप्लाइज P। आई थिंक आप लॉजिक में कन्वर्ट कर पा रहे होगे। देखो, P और Q है, तो हम क्या कह सकते हैं भी, नॉट P इंप्लाइज Q, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा नॉट P और Q को हम लोग क्या कहते हैं भाई, P इंप्लाइज Q। तो आप समझ पा रहे होगे ये चीज। हम इसको लिख सकते थे कि नॉट P इंप्लाइज Q और नॉट Q इंप्लाइज P, ये दोनों बातें एकदम सेम है। तो आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं कि इफ P not happens, if P not happens, then Q must happen। समझ पा रहे हो, लॉजिक में आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अगर ये चीज ट्रू है तो ये चीज फॉल्स तो हो नहीं सकती, तो हमें इसको ट्रू ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर P इंप्लाइज Q ट्रू होता था, आपको याद आ रहा होगा, P इंप्लाइज Q को ट्रू होने का मतलब क्या है कि P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ P नॉट हैपन्स, P नॉट हैपन्स मतलब नॉट P इज ट्रू, देन Q मस्ट हैपन, है ना, क्योंकि Q को हमें हैपन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉट P ट्रू है तो Q कैन नॉट बी फॉल्स, इट शुड बी ट्रू ओनली, इसलिए हमने बोल दिया Q मस्ट हैपन। सिमिलरली आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि इफ Q इज या Q नॉट हैपन्स, इफ Q नॉट हैपन्स देन P मस्ट हैपन, P मस्ट हैपन, ठीक है। तो P को तो होना पड़ेगा, क्योंकि इफ Q नॉट हैपन्स मतलब क्या हुआ, नॉट Q इज ट्रू। अगर नॉट Q ट्रू है तो पक्की बात है P को ट्रू हमें करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज इस बात को माइंड में रखना। आपको इतना तो याद होगा कि P इंप्लाइज Q को हम लोग बोलते हैं भाई नॉट P और Q, ये चीज तो सबको पता होती है, और कन्वर्जन उल्टा सीधा जैसे भी आप कर लेते हैं। बट P और Q को कन्वर्ट करना, P और Q को कन्वर्ट करना, नॉट P इंप्लाइज Q या फिर नॉट Q इंप्लाइज P, ये इतना मतलब इंट्यूटिव नहीं है, ये शायद आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक्सप्लिसिटली आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। P और Q का मतलब क्या होता है भाई, नॉट P इंप्लाइज Q और या फिर नॉट Q इंप्लाइज P, ठीक है। तो वही बात है ना, ऑप्शंस में ऐसे भी गिवन हो सकता था, और आप शायद आप ना समझ पाए कि क्या कहना चाह रहा है, समझ रहे हो। तो P अनलेस Q पेपर में आ सकता है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, तो आप तो P और Q ढूंढते रह जाएंगे, बट P और Q नजर ना आए, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन नजर आ सकता था, तो आपको इन पे टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, वही बात है, गेट इज नॉट डायरेक्ट एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कभी आते नहीं है, हमेशा ट्विस्ट करके आते हैं, तो ऐसे कुछ ट्विस्ट करके आ सकते हैं, तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ओके, आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मैं करा देता हूँ इस बात में। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है गेट के लिए, है ना। तो देखो, तो हम एक सेंटेंस ऐसे कुछ बनाते हैं कि चिल्ड्रन आर not allowed to enter park unless they are with parents, ठीक है। मतलब बिना पेरेंट्स के चिल्ड्रन को पार्क में जाना अलाउड नहीं है।
तो हमने ये लिख दिया कि चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क अनलेस दे आर विद पेरेंट्स। ठीक है, तो अब वही बात है, पी हम मान सकते हैं कि चिल्ड्रन आर अलाउड, या चलो मैं सीधा बोलता हूं, ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एंटर पार्क, इसको आप सीधा पी मानो। दे आर विद पेरेंट्स, इसको आप मान लो क्यू। ठीक है, तो अब ऑप्शन आ सकते थे पी और क्यू, आपको सीधा टिक लगाना पड़ेगा। या आ सकता था नॉट पी इंप्लाइज क्यू, आपको इस पे भी टिक लगाना पड़ेगा। या आ सकता था नॉट क्यू इंप्लाइज पी, इस पे भी टिक लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हो, अगर एमएस क्यू में क्वेश्चन आता है तो इन तीनों पे टिक लगेगा। ठीक है, वही बात है ना, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस डालने से जो प्रोफेसर्स हैं जो गेट का पेपर सेट कर रहे हैं उनके पास ट्रिमेंडस पावर आ गई है, उनके पास अब बहुत पावर है, वो बहुत अलग अलग टाइप के और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको माइंड में रखने हैं, तो एक वे नहीं, आपको सारे वेज अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग अब स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको अब। ओके, तो चलो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ईदर पी और क्यू। ईदर पी और क्यू, तो ये भाई और के ही इक्विवेलेंट होता है। ये कंफ्यूजन काफी बार स्टूडेंट्स को आता है कि ये एक्स और के बराबर है, एक्सक्लूसिव और के बराबर है, बट ये एक्सक्लूसिव और के बराबर नहीं होता, ये और के ही बराबर होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, सेंटेंस लिख के दिखाता हूं कि ईदर आई टेक बस और आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, ईदर आई टेक बस और आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस, मतलब या तो मैं बस या मेट्रो से ऑफिस पहुंचता हूं। तो अब आप इसको चेंज कैसे करेंगे, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि आई टेक बस इज पी, आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस इज क्यू। ठीक है, ओके, तो आई मतलब ये होगा ना कि आई टेक बस टू रीच ऑफिस इज पी एंड आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस इज क्यू। तो आप इसको सिंपली क्या बोलेंगे भाई, पी और क्यू। प्लीज ध्यान रखना, आपको इसको पी एक्स और क्यू नहीं बोलना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट्स को। अगर आपको एक्स और बोलना है, एक्सक्लूसिव और बोलना है, तो हमें बोलना चाहिए था कि ईदर आई टेक बस और आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस बट नॉट बोथ। प्रॉपर बोलो इंग्लिश में, तब आपको मानना है कि वो एक्सक्लूसिव हो रहा है, अदरवाइज वो एक्सक्लूसिव नहीं है। तो मतलब इस सेंटेंस का हिडन मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस तक पहुंचने के लिए या तो आप बस से जाते हैं या आप मेट्रो से जाते हैं या आप दोनों का यूज करते हैं, मतलब थोड़ा सा रास्ता आप बस से ट्रैवल करते हैं और थोड़ा सा रास्ता मेट्रो से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस के मीनिंग में हम दोनों चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो प्लीज एक्सप्लिसिटली बोलो। तो हमें यहां बोलना चाहिए था बट नॉट बोथ, बट नॉट बोथ। अगर आपने प्रॉपर बोला कि बट नॉट बोथ, तब आप इसको मानेंगे पी एक्स और क्यू के बराबर। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओके, तो फिर इसका लॉजिक फॉर्मूला क्या बन गया था भाई, पी एंड क्यू बार और पी बार एंड क्यू। ठीक है, मतलब वो याद आ रहा होगा, पी एक्स और क्यू क्या था भाई, पी क्यू बार प्लस में पी बार क्यू। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और भी बहुत वेज हैं एक्सोर को रिप्रेजेंट कराने के, तो उसमें से काफी सारे वेज जो मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं, तो वो भी आ सकते थे एग्जाम में। ठीक है, मैं चलो एक दो वेज आपको और दिखा देता हूँ। या फिर वो ऐसे भी कह सकते थे पी और क्यू एंड पी बार और क्यू बार। ठीक है, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही एक्स और बन के आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो वही बात है ना, ये हो गया एसओपी में, या यू कैन से एसओपी तो हमें उसमें बोलें जबरा में बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है ना, डीएनएफ रादर पीडीएनएफ में है, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है। और ये किस में है भाई, ये है हमारे पास प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों ही आंसर एकदम सेम है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है ना, एमएसक्यू है तो आपको सारे ऑप्शंस माइंड में रखने हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईदर और को हमेशा क्या मान के चलना है भाई, नॉर्मल और की तरह मान के चलना है। बट नॉट बोथ अगर प्रॉपरली गिवन होगा तब आपको मान के चलना है कि ये एक्सक्लूसिव हो रहा है, अदरवाइज एक्सक्लूसिव और नहीं है। तो बट नॉट बोथ का मतलब समझ गए ना, मतलब या तो आप बस लेंगे या आप मेट्रो लेंगे, आप दोनों चीजें नहीं ले सकते ऑफिस तक जाने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, लास्ट है हमारे पास neither P nor Q, तो दैट इज नथिंग बट योर नॉर ओनली। ठीक है, मतलब P नॉर Q। ठीक है, ओके, तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है। तो बस इसी को मैं चेंज करके दिखा देता हूं आपको, आप समझ ही जाएंगे कि यही बोल देते हैं कि नीदर आई टेक बस
नॉर आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस। ठीक है, तो पी आप मान सकते हैं कि आई टेक बस टू रीच ऑफिस, क्यू आप मान सकते हैं कि आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस। तो आपने बोल दिया कि नीदर आई टेक बस नॉर आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे भाई, पी नॉर क्यू। ठीक है, तो पी नॉर क्यू या तो ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ प्रॉपरली, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आई थिंक आप समझ गए होंगे नॉर कैसे रिप्रेजेंट होता था भाई, पी, पी बार एंड क्यू बार। ठीक है, लाइक दिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक सी बात है ना। पी 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 बार एंड क्यू बार, या फिर बोल सकते थे नॉट ऑफ पी और क्यू, है ना, क्योंकि आप नॉट को खोलेंगे यहाँ पे तो पी बार एंड क्यू बार यही आ जाएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो वही बात है, हर एक तरीका आपको समझ में आना चाहिए। मल्टीपल वेज होते हैं एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कराने के, तो ये तीनों वेज एकदम सेम है। ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर हो गया सबको। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है भाई, नीदर आई टेक बस नॉर आई टेक मेट्रो टू रीच ऑफिस। तो नीदर नॉर है ना भाई, नीदर नॉर है, नीदर उड़ा दो, नॉर की तरह बस सीधा ऐसे बोलो, नॉर की तरह रेट करो, तो ये आपको स्टाइल भी याद रहेगा। नॉर बीच में नॉर आ रखा है तो सीधा बस नॉर मान के चलो उसको। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट थी तो प्लीज आप इनको याद रखना। बाकी जो इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन के लिए टिप्स थी या कीवर्ड्स थे, वो सारे कीवर्ड्स तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो वो इस वीडियो में मैंने रिपीट नहीं किए हैं। मैंने आई थिंक 45 मिनट्स के अराउंड का वीडियो बनाया था इंप्लीकेशन का, आप प्लीज उस वीडियो को देखो, उसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स दिए थे इंप्लीकेशन के लिए। और अराउंड 30 to 35 मिनट्स का वीडियो मैंने डबल इंप्लीकेशन का बनाया था, वहां भी मैंने आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिए थे डबल इंप्लीकेशन के लिए, तो प्लीज आप उनको भी याद रखना। तो आपके पास टोटल अराउंड 20 कीवर्ड्स हैं, क्योंकि 5 कीवर्ड्स मैंने यहाँ दिए आपको, अराउंड 10 कीवर्ड्स मैंने आपको इंप्लीकेशन में दिए थे, और अराउंड 5 कीवर्ड्स मैंने आपको डबल इंप्लीकेशन में दिए थे। तो टोटल 20 कीवर्ड्स हैं, वो सब आपके अच्छे से माइंड में रहेंगे, तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से और बहुत इजीली गेट में अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉमन सेंस या ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे और सीधे आपके पास आंसर आएंगे। नहीं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि वही बात है, गेट इज ऑल अबाउट ट्रैप क्वेश्चंस, तो ट्रैप में आपको फंसा देंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी शायद वही ऑप्शन वो पेपर में डाल देंगे, वो ऑप्शन शायद गलत हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेशंस के लिए कभी भी कॉमन सेंस का यूज मत करो, कीवर्ड्स लगाओ, डायरेक्ट आपको याद होंगे, डायरेक्ट अप्लाई करो और सीधे आंसर आएंगे। ठीक है, तो और आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज वही बात है, मैंने आपको बताया भी था पहले, भी काफी बार बता चुका हूँ, रोजन बुक की आप प्लीज एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 70 to 80 क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिए तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन फिर आपके कभी गलत नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, थैंक यू।